इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की संख्याओं को यदि हम जोड़ देते हैं तो हमको प्राप्त हो जाता है परमाणु द्रव्यमान। अब बात करते हैं फिर से परमाणु की। परमाणु के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं कि कैसे ये चक्कर लगा रहे हैं, किस स्थिति में चक्कर लगा रहे हैं, इनकी परमाणु के अंदर स्थिति कैसी होती है। तो एक वैज्ञानिक थे नील बोर और उनके सहयोगी थे बरी। उन्होंने ये बताया कि जो परमाणु का नाभिक होता है उसके बाहर कक्षाएं होती हैं और उन्हीं कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन है वो व्यवस्थित रहते हैं। उन कक्षाओं को नाम दिया गया K, L, M और चौथी कक्षा N। ये हुआ N। तो नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं इन्हीं चार कक्षाओं में व्यवस्थित होते हैं। पहली कक्षा K, दूसरी कक्षा L, तीसरी कक्षा M और चौथी कक्षा N। तो इस तरीके से ये चार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। बीच में होता है नाभिक। अब इन कक्षाओं को भी नंबर दिए गए हैं। K को नंबर दिया गया है नंबर 1 कक्षा, L को नंबर दिया गया है 2 और M है तीसरी कक्षा, N है चौथी कक्षा। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4 ये 4 कक्षाएं होंगी। अब इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वो भी निर्धारित है। K में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L में कितने, M में कितने, N में कितने, पूरी तरीके से निर्धारित। यदि आप इसे जानना चाहते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे तो इसके लिए एक सूत्र है 2n²। कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ये n है जो ये हमने नंबर दिया है कक्षाओं को 1, 2, 3, 4 इसकी संख्या। n का अर्थ है कक्षा की संख्या। अब इसके आधार पे आप किसी भी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे आपको K कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। K कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या सूत्र लिख दीजिए 2n² और n की जगह लिख दीजिए K का मान। तो ये हो जाएगा 2 गुणा n का स्क्वायर। एक हमने इसलिए लिया क्योंकि ये K कक्षा है। K को हमने नंबर दिया है 1, पहली कक्षा जो नाभिक के पास होती है। अब इसका मान निकाल लीजिए 2, 1 का घात अगर इसको हल करें तो आता है 1, ये आ गया 2। इसका अर्थ है K कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2। इसी तरीके से L कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। M कक्षा में आप हल कर लीजिए 2, n की जगह 3 रख दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा 18। तो इस तरीके से K में 2, L में 8, M में 18 और M में 32 इलेक्ट्रॉन रहने की क्षमता होती है। तो इस तरीके से नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित संख्या में अपनी निश्चित कक्षा में घूमते रहते हैं। अच्छा, अब ये जो आखिरी कोश है
किसी भी परमाणु का आखिरी कोश, उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहलाएंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। किसे कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन? परमाणु के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो यही संयोजी इलेक्ट्रॉन उस रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे। अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन वो भाग नहीं लेंगे। तो इस तरीके से होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर हम एक तत्व लें उदाहरण में, जैसे कि कार्बन, ये इसका प्रतीक है। अगर इसके परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या को हमको दर्शाना है तो इसका तरीका है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसे यहाँ लिखेंगे, और परमाणु द्रव्यमान होता है 12। तो इस तरीके से हम परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या को व्यक्त करेंगे। तत्व का प्रतीक लिखेंगे और उसके नीचे की तरफ बाईं तरफ 6 लिखेंगे और ऊपर में उसका द्रव्यमान जो कि है 12। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या चीज है? परमाणु के अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उनके कोश के आधार पे व्यक्त करना। जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर कार्बन का करें तो ये होगा 2 और 4। 2 और 4 क्यों हुआ? इसके तो 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन में से जो 2 इलेक्ट्रॉन है के कोश में जाएंगे। इसकी क्षमता केवल 2 इलेक्ट्रॉनों को रखने की है। इससे अधिक अगर इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो वो जाएंगे अगले कोश में। अगले कोश मतलब एल कोश, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 4। अब यही जो 4 है जो बाह्य कोश में उपस्थित है वही कहलाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने से हमको ये पता चलता है कि बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को ही हम कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। यही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इस तरीके से आपने देखा कि पदार्थ का जो सबसे छोटा कण हम अणु समझते थे, उससे भी छोटा कण हुआ परमाणु। परमाणु के अंदर फिर छोटे कण हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये 3 कण। और परमाणु के अंदर इनकी स्थिति आपने देखी कि जो भारी कण होते हैं वो नाभिक में इकट्ठे होते हैं, स्थिर होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। फिर आपने जाना कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऋणावेशित होते हैं, हल्के होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं धनावेशित होते हैं, थोड़े भारी होते हैं। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं और ये भी भारी होते हैं। तो इस तरीके से इनके हल्केपन और भारीपन की वजह से इनकी ये स्थिति बनती है। अब परमाणु संख्या होती है प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। परमाणु द्रव्यमान परमाणु के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग। आखिरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन, और यही संयोजी इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरीके से आपने जाना परमाणु की संरचना के बारे में। एक चीज और, कुछ कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है परंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है। अब ये क्या हुआ? ये किसके कारण होता है? तो ऐसा होता है न्यूट्रॉन के कारण। न्यूट्रॉनों की संख्या कम या अधिक होने से
परमाणु भार में आ जाता है अंतर। ऐसा होता है कार्बन के साथ। कार्बन का एक और जोड़ीदार है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे? इस तरीके से। यहां आपने देखा कि जो परमाणु क्रमांक है दोनों का बिल्कुल बराबर है, परंतु परमाणु भार में आ गया अंतर। एक कार्बन का परमाणु भार 12 और दूसरे कार्बन का परमाणु भार 14। तो ऐसे जो तत्व हैं वो कहलाते हैं समस्थानिक। क्या कहलाते हैं? समस्थानिक। नाम से स्पष्ट है, सम यानी कि बराबर, स्थानिक यानी कि स्थान। तो आवर्त सारणी जिसमें प्रकृति में उपस्थित सारे तत्वों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया है, वहां पर इनका स्थान तो निश्चित है, एक ही है। एक ही स्थान पर ये कार्बन भी पाया जाएगा, ये कार्बन भी पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है 6, प्रोटॉनों की संख्या बराबर है 6, परंतु परमाणु भार अलग अलग है। तो इसका कारण है न्यूट्रॉनों की संख्या। इस कार्बन में न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन के बराबर है और इस कार्बन में 2 अधिक। तो इस तरीके से ये कहलाता है समस्थानिक। इसी तरीके से कुछ तत्व ऐसे होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होते हैं, परंतु परमाणु भार बराबर होते हैं। वे कहलाते हैं समभारी। कौन कहलाएगा? समभारी। ऐसे तत्व जिनके परमाणु भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, वे तत्व कहलाते हैं समभारी। तो इस तरीके से आपने देखा समस्थानिक, समभारिक। समभारिक के बारे में एक और इसके आधार पे अब आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो आप इससे संबंधित जानकारी अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं, हमसे भी पूछ सकते हैं। इस ब्लैक बोर्ड में आपको दिख रहा है कि परमाणु की संरचना से संबंधित सभी जानकारी आपको मिल रही है। पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु, परमाणु, उससे छोटे कण, उनके गुण, वैज्ञानिकों के नाम जिन्होंने उनकी खोज की, और फिर है परमाणु संख्या, किसे कहेंगे? परमाणु संख्या, और परमाणु द्रव्यमान जो आधारित है परमाणु के कणों पर। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनकी स्थिति चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगर ये चित्र आपके मन में बना रहेगा तभी आपको इनकी स्थिति स्पष्ट होगी। तो इस चित्र को अपने दिमाग में याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ पर स्थित होते हैं, नाभिक के भीतर इनकी स्थिति क्या होती है। जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहर चक्कर लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं तो ये जो 4 कोश हैं K, L, M और N, ये आपको याद रखने पड़ेंगे कि कितने कक्ष हैं
अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो K में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, L में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, M में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और आखिरी कोश जो N है इसमें 32 इलेक्ट्रॉन रहने की क्षमता होती है। तो इस तरीके से ये चारों कोश हैं। इन चारों कोशों में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। प्रत्येक कक्षा का आपको नंबर याद रखना होगा। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। अगर इन कक्षाओं की क्रम और इनके नंबर यदि आपको याद होंगे तो आप 2n² इस सूत्र के माध्यम से इनमें उपस्थित, इन कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को याद कर सकते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में मैंने आपको बताया कि जो आखिरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप कीजिए इस नियम के आधार पे। किसी भी तत्व का ले लीजिए, जैसे सोडियम ले लेते हैं, सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 11। इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, 11 में से 2 K कोश में चले गए। अब L कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? जाने के लिए तो अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, परंतु 2 इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए। कितना बचा? तो अब बचा कितना? 11 में से आप हटा दीजिए 2, तो बचा 9 इलेक्ट्रॉन। तो आप इसे ऐसे नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि L कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। तो आप इसे लिखिए इस तरीके से 8। अब कितना हुआ? 8 और 2 10, यहाँ तो 11 है। 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? तीसरे कक्ष में। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8 और 1। अब ये देखिए कि यहाँ पर ये जो आखिरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है 1, यही रासायनिक क्रियाओं में भाग लेगा और इसे ही कहेंगे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो बाह्य कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वे कहलाते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों के आधार पर रासायनिक बंध बनते हैं। ये जो तत्व है दूसरे परमाणु से क्रिया करता है और बनाता है अणु। एक बात और याद रखिएगा कि अणु तो स्वतंत्र रह सकता है, परंतु परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता। ये जो गुण है वो आपको याद रखना होगा कि अणु तो स्वतंत्र रह सकता है परंतु परमाणु स्वतंत्र नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि उसके पास ये जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो किसी न किसी से जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब अगर यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होते तब क्या होता? 1 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम उसे त्याग देगा, दूसरे को दे देगा। अगर यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन होते तब क्या होता? तो वो त्यागने की जगह किसी दूसरे से लेने का प्रयास करेगा। तो इस तरीके से संयोजी इलेक्ट्रॉन के माध्यम से हम बंधों को समझ सकते हैं, जो आगे बताएंगे आगे। आज के ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ हमारे जिला के प्रेरणापुंज श्रीमान DMC सर जी श्याम चंद्रकर जी जुड़े हुए हैं। मैं हमारे विकास खंड को प्रेरणा प्रदान करने के लिए सूर्य के समान प्रेरणावान श्रीमान श्याम चंद्रकर जी का हार्दिक आभारी हूँ, जो सदैव हमको प्रेरित करते रहते हैं, हमको पढ़ाई तुम्हारे द्वार योजना के लिए। सबसे पहले मैं तो मैडम को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन रहा। इस तरह से हम बिना पीपीटी बनाए सीधी ऑनलाइन ब्लैक बोर्ड के माध्यम से हमने क्लास स्टार्ट कर सकते हैं।
और बहुत ही प्रभावशील है। और साहू जी आपको धन्यवाद जो आपने होस्टिंग किया, और आपके ब्लॉग के जितने भी टेक्निकल टीम हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई। और इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि ये जितने भी अभी क्लास ऑनलाइन आपके क्लास हुआ हायर सेकेंडरी स्कूल का, तो आप मेरे को सूची बना के देंगे कि इनका बिना प्रसारण करेंगे हम राज्य स्तरीय के लिए। और फिर मेरी तरफ से बहुत बहुत आप सारे टीम को धन्यवाद। और मैनपुर ब्लॉक के जितने भी टेक्निकल टीम, कुशल शिक्षक और जितने भी शिक्षक जुड़े हुए हैं, सबको मैं बिना जिला कार्यालय को से धन्यवाद देता हूँ सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमको प्रेरित किया। वास्तव में श्याम चंद्राकर जो हमारे डीएम हैं वे हमको हर वक्त प्रेरित करते रहते हैं, और वे उनका और हमारा संबंध ठीक वैसे ही है जैसे सूर्य और उनके ग्रहों का संबंध है। जिस प्रकार से सूर्य हमको प्रेरित करता है, हमको उजान्वित करता है, वैसे ही श्रीमान चंद्राकर सर जी हमारे जिले के प्रत्येक शिक्षक को, प्रत्येक स्कूल को हमेशा प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, उजान्वित करते हैं। हम एक बार पुनः विकासखंड टेक्निकल टीम और विकासखंड शिक्षा परिवार की ओर से श्रीमान श्याम चंद्राकर जी के बहुत हृदय से आभारी हैं। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। आज के ऑनलाइन क्लास में हमारे साथ अगर बच्चे लोग भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं, अगर किसी बच्चे के मन में आज के इस परमाणु संरचना अध्याय के संबंध में किसी प्रकार की कुछ शंका हो, तो वो अपना माइक ऑन करके हमारे मध्य अभी श्रीमती शाहरुख ठाकुर मैडम उपस्थित हैं, आप डायरेक्ट उनसे संवाद कर सकते हैं। आज के ऑनलाइन क्लास में विद्यार्थी भी बहुत सारे जुड़े हुए हैं। तो आज के ऑनलाइन क्लास में पार्टिसिपेंट विद्यार्थियों के मन में अगर इस अध्याय के संबंध में, परमाणु संरचना के संबंध में किसी प्रकार के मन में कोई शंका हो, या वे श्रीमती शाहरुख ठाकुर मैडम से संवाद स्थापित करना चाहते हैं, तो वो सादर आमंत्रित हैं। हमारे आज के ऑनलाइन क्लास में हमारे मैनपुर विकासखंड के एक और शिक्षा जगत के प्रेरणा पुंज श्रीमान कमलेश्वर बघेल जी भी जुड़े हुए हैं। मैं श्रीमान कमलेश्वर बघेल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज के ऑनलाइन क्लास में जुड़े हैं। आज कमलेश्वर बघेल सर जी। सर आवाज आपका क्लियर नहीं आ पा रहा है। हेलो, मैं बोल रहा था, अब आ रही है आवाज सर? हाँ हाँ मैं देता हूँ मैडम प्रस्तुति के लिए और आपकी सुंदर होस्टिंग के लिए। आपने बढ़िया होस्टिंग की, अच्छा मैनेज किया, और इस तरह से हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम अपने विकासखंड को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। और इस ऑनलाइन क्लास का हमारे विद्यार्थियों को बहुत फ़ायदा मिलेगा और शिक्षकों को भी इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो मैं एक बार फिर से मैडम को धन्यवाद देता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, और श्याम चंद्राकर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में जिला बहुत ही आगे जा रहा है। हमने बहुत अच्छा किया है जिला में, और मैं देख रहा हूँ कि लगातार चाहे वो जिला स्तर का प्रस्तुतिकरण हो, चाहे ब्लॉक स्तर का, जुड़ते हैं और पूरे समय तक जुड़ते हैं, बीच में छोड़ते नहीं हैं। तो मैं चंद्राकर सर को बधाई देता हूँ, पूरी टीम को बधाई देता हूँ, टेक्निकल टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश्वर बघेल जी, आप हमको ऐसे ही प्रेरित करते हैं, ऐसे ही करते रहें, और आपका अनुभव और आपका मार्गदर्शन हमें सदैव मिलता रहे, इसी आशा के साथ मैं पुनः
मैं पुनः निवेदन करूंगा आज के ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए विद्यार्थियों से, अगर उन्हें श्रीमती शालू ठाकुर मैडम से संवाद करना है, करना है तो वो श्रीमती शालू ठाकुर मैडम हमारे मध्य उपस्थित आप डायरेक्ट संवाद स्थापित कर सकते हैं। जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं वो प्रश्न कर सकते हैं। जो अभी हमने आपको पढ़ाया परमाणु संरचना के बारे में, उससे जुड़ी जो भी दिक्कत है उसके बारे में आप हमसे पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में, परमाणु संख्या के बारे में, परमाणु द्रव्यमान के बारे में कि परमाणु का भार कैसे ज्ञात किया जा सकता है, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया। आज के ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों को सही तरीका से परमाणु तरीका का ये जो अध्याय है समझ में आ चुका है, और आप इस ऑनलाइन क्लास के पश्चात भी अगर किसी प्रकार का समस्या है तो आप विकास टेक्निकल टीम के द्वारा शंका का समाधान कर सकते हैं, और हमारे जो वरिष्ठ और अनुभवी शिक्षक हैं उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। हम आज की ऑनलाइन क्लास में विकास ऑनलाइन क्लास में जुड़ने वाले सभी पार्टिसिपेंट और हमारे जिला मुखिया श्रीमान श्याम चंद्राकर जी का एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। इसी के साथ आज के ऑनलाइन क्लास में आज के ऑनलाइन क्लास के लिए तकनीकी सहायक टीम हमारे कैमरामैन श्रीमान जामन साहू सर, और हमारे साथ सहयोगी विक्रमजीत यादव सर और अजय सिंह सर जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे संकुल केंद्र भिगोला के समन्वयक जुझारू और कर्मठ शिक्षक श्रीमान मुकेश ठाकुर जी का भी मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ। उनके संकुल के द्वारा हमारे विकासखंड मैनपुर में लगातार ऑनलाइन क्लास संचालित किया जा रहा है, और हमेशा वो उत्साहित और तत्पर रहते हैं पढ़ाई द्वारा सफल क्रियान्वयन के लिए सभी टीम का। और एक बार पुनः हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शक जी का और हमारे जिला के मुखिया और मैं इस पढ़ाई द्वारा लेने के लिए आज की क्लास को अपन इन लफ्जों में करूँगा। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो हमारे मैनपुर ब्लॉक के शिक्षक साथी तिनका तिनका उठाकर मैनपुर ब्लॉक को राज्य स्तर पर, गरियाबंद जिले को राज्य स्तर पर चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे भी हमारा क्षेत्र जिला और रक्त क्षेत्र है, तो मैं आशा करता हूँ कि जिले में तमाम यहाँ के शिक्षक और यहाँ का शिक्षा जगत गरियाबंद जिला भी चमकेगा राज्य भर में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के ऑनलाइन क्लास के प्रथम चरण का समापन करता हूँ। आज के ऑनलाइन क्लास के द्वितीय चरण में लोक सिंह